बिजनेस की बातें, डॉलर 84.40, यूरो 89.20, सोना 10 ग्राम रुपया 74,508, 1064 उछाल, सेंसेक्स 77,339, डाउन 241, निफ्टी 23,453, डाउन 78। मंगलवार 19 नवंबर 2024। दिल्ली में जहरीली धुंध, सैकड़ों उड़ानों में देर। दिल्ली की वायु गुणवत्ता सोमवार को बहुत अधिक खराब हो गई और इसका मुंडका तथा नजफगढ़ जैसे क्षेत्रों में दोपहर के समय अधिकतम वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 500 दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में धुंध की घनी चादर छाने में लोगों ने खुजली और आंखों में पानी आने की शिकायत की। हवाई अड्डों पर धुंध के कारण दृश्यता कम हो गई, जिससे 370 से ज़्यादा उड़ानों में देर हुई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPBC के अनुसार दोपहर 2 बजे तक AQI 491 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रेप के चौथे चरण में के तहत प्रतिबंध को लागू करने का आदेश दिया। दिल्ली की वायु गुणवत्ता को देखते हुए चिकित्सकों ने सभी के लिए स्वास्थ्य जोखिम की चेतावनी दी है। शहरी बेरोजगारी दर घटकर 6.4% रही। शहरी क्षेत्रों में जुलाई सितंबर तिमाही में 15 और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर घटकर 6.4% रह गई। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने ये जानकारी दी। वित्त वर्ष 2023-24 की सितंबर तिमाही में बेरोजगारी दर 6.6% थी। NSSO के 24वें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 के अप्रैल जून तिमाही में शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर 6.6% थी। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं 15 वर्ष और उसके अधिक आयु में बेरोजगारी दर सालाना आधार पर 8.6% से घटकर जुलाई सितंबर 2024 में 8.4% रह गई। GST परिषद की बैठक 21 दिसंबर को। वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद की बैठक 21 दिसंबर को जैसलमेर में होगी, जिससे स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर GST से छूट या कम दर को लेकर फैसला किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में उनकी राज्य समकक्ष से मिलकर बनी परिषद दरों को सुसंगत करने पर भी कुछ फैसले कर सकते हैं। राज्य मंत्रियों की एक समिति की सिफारिशों के अनुसार आम इस्तेमाल किए गए वस्तुओं पर कर दरों को 12% से घटकर 5% किया जा सकता है। SBI ने इंफ्रा बॉन्ड से 10,000 करोड़ रुपये जुटाए। सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 7वां इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी कर 10,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। स्टेट बैंक ने कहा कि इंफ्रा बॉन्ड के जरिए 7.23% ब्याज दर कूपन दर पर 10,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस निर्गम को निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और 11,500 करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां प्राप्त हुई। इससे 5,000 करोड़ रुपये के आधार निर्गम आकार के मुकाबले 2 गुना से अधिक अभिदान मिला। हिंडनबर्ग वाले FBI ने निपटाया मामला। अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में शामिल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड ने 64.35 लाख रुपये में बाजार नियामक सेबी संग मामला निपटाया है। निपटान नियमन के तहत फंड ने बाजार नियामक के साथ मामले का निपटान आरोप को स्वीकार किया या अस्वीकार किए बिना किया। छोटे मझोले शेयरों पर बड़ी मार। 2/3 मिड और स्मॉल कैप शेयर 52 हफ्ते के उच्च स्तर से 20% से ज़्यादा टूटे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस भाव 169 गिरावट 74.9%। स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल भाव 369 गिरावट 70%। जीवीके पावर भाव 5.2 गिरावट 69%। जी एंटरटेनमेंट भाव 115 गिरावट 61%। सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च 194 गिरावट 59%। डिश टीवी इंडिया भाव 10 गिरावट 58%। कॉफ़ी डे एंटरप्राइजेज भाव 30 गिरावट 58%। MTNL भाव 44 गिरावट 56%। कोचिन शिपयार्ड 1000
300 गिरावट 56%। चेन्नई पेट्रोलियम 569 गिरावट 55%। 15 नवंबर को 52 हफ्ते के उच्च स्तर से बदलाव के आधार पर भाव। स्रोत ACI इक्विटी। शेयर बाजार में गिरावट के मद्देनजर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट के 2/3 से ज़्यादा शेयर गिरावट के दायरे 20% से ज़्यादा गिरावट में आया है। ऐसे इक्विटी में आंकड़े के अनुसार इन दिनों दोनों सेगमेंट के तकरीबन 1020 शेयरों में से 692 यानी 67% शेयर अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर से 20% या उससे अधिक टूट चुके हैं। मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट के 1020 शेयरों में से 937 इसी साल 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर हासिल किया था। विश्लेषकों ने कहा कि बाजार में हालिया गिरावट खास तौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में इन क्षेत्रों में नरमी का संकेत देती है, जहां पहले निवेशकों की ज़बरदस्त रुचि देखी जा रही थी। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह के अनुसार इन सेगमेंट के शेयरों में गिरावट उच्च मूल्यांकन के साथ ही कंपनियों की निराशाजनक आय की वजह से भी आई है। उन्होंने कहा कि मिड कैप का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रह सकता है, मगर स्मॉल और माइक्रो कैप शेयर में आगे और गिरावट आ सकती है। शाह ने कहा, स्मॉल और माइक्रो कैप शेयरों में और दबाव दिख सकता है क्योंकि इस सेगमेंट की कंपनियों के सितंबर तिमाही के नतीजे काफ़ी ख़राब रहे हैं। मिड कैप में भी निवेशकों की चुनिंदा शेयरों पर ध्यान देना चाहिए। व्यापक बिकवाली के दबाव के बीच बैंक, गैर बैंक वित्तीय कंपनी, NBFC, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, सीमेंट तथा धातु क्षेत्र की चुनिंदा मिड कैप शेयरों का प्रदर्शन अच्छा रहने का संभावना है। अलग अलग शेयरों की बात करें तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल और जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे अधिक गिरावट आई और इनका बाजार मूल्य 70% से ज़्यादा घट गई है। जी एंटरटेनमेंट, सन फार्मा एनवायरमेंट रिसर्च कंपनी, इंडियन पेस्टिसाइड्स, डिश टीवी इंडिया, MTNL और चेन्नई पेट्रोलियम अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 54 से लेकर 69% तक टूट चुके हैं। विश्लेषकों की सलाह के बृहद परिदृश्य में बाजार धारण अभी भी वैश्विक अनिश्चितताओं, ब्याज दरों में संभावित बदलाव और उभरते घरेलू कारकों, विशेष रूप से कंपनियों के नतीजे और मुद्रास्फीति, डॉलर के मुकाबले रुपये का चाल के कारण सतर्क बनी हुई है। इकोनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक और शोध प्रमुख जो चोकलिंगम के अनुसार मिड कैप और स्मॉल कैप सेगमेंट के सुधार की गति धीमी होगी। उन्हें आगाह किया कि सुधार शुरू होने से पहले इस सेगमेंट और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। उनकी सलाह है कि उच्च जोखिम उठाने में सक्षम निवेशक निचले स्तर पर इन सेगमेंट के शेयरों की खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां मजबूत फंडामेंटल के बावजूद गिरावट आई है। बैंकों को ब्याज दरें और कम करने की ज़रूरत। मुंबई 18 नवंबर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि बैंकों की ब्याज दरें किफ़ायती होनी चाहिए, खास तौर पर ऐसे समय में जब सरकार चाहती है कि उद्योग अपनी विनिर्माण क्षमता बढ़ाए मगर उधारी लागत काफ़ी ज़्यादा है। भारतीय स्टेट बैंक SBI के वार्षिक व्यापार और आर्थिक सम्मेलन में सीतारमण ने कहा, जब आप भारत की वृद्धि की आवश्यकताओं को देखते हैं और कई तबकों से ये राय सामने आती है कि उधारी की लागत वास्तव में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे समय में जब हम चाहते हैं कि उद्योग तेज़ी से आगे बढ़े और क्षमता निर्माण हो, बैंक ब्याज दरें कहीं अधिक सस्ती होनी चाहिए। खुदरा और छोटे कर्ज लेने वालों के लिए बैंकों की उधारी दरों रेपो दर से जुड़ी है। कॉरपोरेट ऋण सीमित लागत आधारित उधार दर MCLR से जुड़ी होती है। वित्त मंत्री ने कहा कि आपूर्ति और मांग पक्ष के कारण मुद्रास्फीति में अस्थिरता बनी हुई है। प्याज, टमाटर और आलू की कीमती में का दबाव मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर दिख रहा है। अक्टूबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर 6.2% रही। सीतारमण ने कहा, इन 3 चीज़ों को छोड़कर अन्य चीज़ों के दाम सही मायने में 3 या 4% से नीचे है। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहती कि क्या जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को मुद्रास्फीति मानदंड सूचकांक या कुछ और का हिस्सा होना चाहिए या नहीं, और इसे मौद्रिक नीति समिति के निर्णय को प्रभावित करना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति जटिल मामला है, आम लोगों को प्रभावित करता है। सरकार खाद्य तेलों और दालों सहित अन्यों की आपूर्ति में सुधार के लिए काम कर रही है। इसके साथ ही सरकार मांग और आपूर्ति की
कमी के कारण मुद्रास्फीति में अस्थिरता को कम करने के लिए भंडारण सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अर्थव्यवस्था में नरमी की चिंता पर सीतारमण ने कहा, सरकार घरेलू और वैश्विक दोनों कारकों से उत्पन्न चुनौतियों से अवगत है, मगर अनावश्यक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाल के उच्च आवृत्ति संकेतक निरंतर वृद्धि का संकेत दे रही हैं। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि बैंकों को कोर बैंकिंग पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भ्रामक तरीके से उत्पादों के बिक्री ने उपलब्ध रूप से ग्राहकों के लिए उधार लेने की लागत बढ़ा दी। उन्होंने यह भी कहा कि बैंकों को अपने उत्पाद और सेवाओं को लेकर ग्राहकों के बीच विश्वास पैदा करना चाहिए। उन्होंने कहा, खासतौर पर जहां बैंक बीमा उत्पादों के वितरण की सुविधा प्रदान करते हैं, मैं बैंकों के लक्ष्यों पर उचित विचार करने के लिए ये कहना चाहती हूँ। हालांकि इसने देश भर में बीमा पहुंच की बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन गलत तरीके से बिक्री की घटनाओं से चिंता भी बढ़ी है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों का विश्वास जीतने के लिए बैंकों को पारदर्शिता, नैतिक प्रयास और स्पष्ट संचार रणनीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवाश्म ईंधन का उपयोगी बंद करने पर सहमति में अभी पैच। ब्राज़ील की रियो डी जनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन अपने समापन के करीब है, मगर जीवाश्म ईंधन के उपयोग का चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने की उम्मीद शायद ही पूरी हो पाएगी। IT पेट्रोलियम शेयरों में बिकवाली से टूटा सेंसेक्स। देसी शेयर बाजार में गिरावट सोमवार को भी जारी रही और BSE सेंसेक्स 241 अंक टूट गया। वहीं NSE निफ्टी लगातार 7वें कारोबार सत्र में गिरावट के साथ 23,500 अंक के नीचे आ गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली जारी रहने और अमेरिकी बाजार से कमज़ोर रुख के संकेत के बीच सूचना प्रौद्योगिकी और पेट्रोलियम कंपनी के शेयरों में बिकवाली से बाजार में गिरावट आई। BSE सेंसेक्स में लगातार चौथे सत्र में गिरावट रही और ये 241 अंक यानी 0.31% से नुकसान के साथ 77,339 पॉइंट अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 615 अंक तक नीचे आ गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में लगातार 7वें दिन गिरावट रही और ये 78.90 अंक यानी 0.34% टूटकर 23,453 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स में शामिल 30 शेयरों में से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, NTPC, HCL टेक्नोलॉजीज, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, सन फार्मा, इंडसइंड बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज प्रमुख रूप से नुकसान में रहे। दूसरी तरफ लाभ में रहने वाले शेयरों में टाटा स्टील, हिंदुस्तान यूनिलीवर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले और भारतीय स्टेट बैंक शामिल हैं। शेयर बाजार में आंकड़े के अनुसार विदेशी संस्थागत निवेशकों FII ने गुरुवार को 1,849.87 करोड़ रुपये मूल्यों के शेयर बेचे। विदेशी निवेशक इस महीने अब तक शेयर बाजारों से 22,420 करोड़ रुपये निकाल चुके हैं। घरेलू बाजार में शेयरों का अधिक मूल्यांकन, चीन में शेयरों का सस्ता होना और अमेरिकी डॉलर के साथ बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि के कारण निवेशक बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। MGL और IGL के शेयर हुए धराशायी। मुंबई सिटी गैस वितरक कंपनी महानगर गैस MGL और इंद्रप्रस्थ गैस IGL के शेयर सोमवार को कारोबार सत्र के दौरान 15% तक टूट गए, क्योंकि केंद्र सरकार ने प्रस्तावित प्रशासित कीमत की व्यवस्था वाला देशी गैस का उनका आवंटन और घटा दिया है। इस कदम से गैस वितरक कंपनियों के लाभ पर असर पड़ सकता है। कम गैस आवंटन 16 नवंबर 2024 में प्रभावी होगा। IGL के शेयर 20% टूटकर 326.70 रुपये पर आ गया और इसके तरह से उसने 10 गुना औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। ये शेयर 20 नवंबर 2023 के अपने पिछले निचले स्तर 382 रुपये से भी नीचे चला गया। अंत में यह BSE पर 19.93% की गिरावट के साथ 325 रुपये पर बंद हुआ। इस बीच MGL BSE पर कारोबार सत्र के दौरान 18% फिसलकर 1,075 रुपये पर आ गया। अंत में यह शेयर 13.79% की गिरावट के साथ 1,130
रुपये पर बंद हुआ। शेयर ने 23 नवंबर को 52 हफ्ते के निचले स्तर 1018 को छुआ था। यह शेयर 52 हफ्ते के आपने उच्चतर स्तर से क्रमशः 43% व 46% टूटे थे। इसके अलावा गुजरात गैस का शेयर BSE पर कारोबारी सत्र के दौरान 9% टूटकर 442 रुपये पर आ गया। गुजरात गैस का शेयर अंत में 6.82% की गिरावट के साथ 453 रुपये पर बंद हुआ। IGL ने एक्सचेंज की दी सूचना में कहा कि घरेलू गैस आवंटन के लिए नोडल एजेंसी गेल से मिले संदेश के आधार पर 16 नवंबर 2024 से कंपनी के गैस आवंटन में और कटौती होगी। कंपनी ने कहा कि संशोधित गैस आवंटन पहले के मुकाबले करीब 20% कम होगा, जिसके कंपनी के लाभ पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। IGL ने कहा कि उसे CNG बिक्री वॉल्यूम की ज़रूरत पूरी करने के लिए सरकार की तरफ से तय कीमत पर गैस मिलती है, जो अभी $6.5 प्रति MMBTU है। कंपनी इसका समाधान निकालने के लिए सभी विकल्पों को देख रही है। इस बीच MGL ने कहा कि प्रशासित कीमत की व्यवस्थाओं के तहत कंपनी को गैस का आवंटन करीब 18% घटा है, जो 16 नवंबर से प्रभावी हो गया है। गैस आवंटन में कमी से कंपनी का लाभ पर असर पड़ेगा। इनकी भरपाई के लिए MGL सभी विकल्पों को देख रही है ताकि ये अपने ग्राहकों को स्थिर कीमत के साथ गैस मुहैया करा सके। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का अनुमान है कि सिटी गैस वितरक कंपनियों को अपना EBITDA SCS मार्जिन बनाए रखने के लिए CNG की कीमत फी 5-6 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ानी होगी। ये मानने कि APM गैस आवंटन में कमी भी भरपाई $9-10 प्रति MMBTU वाली गैस से होगी। ब्रोकरेज फर्म ने हाल ही में सभी सिटी गैस वितरक कंपनियों के EBITDA SCM अनुमानों में कटौती की थी और ये 16 अक्टूबर से प्रभावी गैस आवंटन में कटौती के कारण की गई थी। चीन में कर छूट रद्द, चढ़े एल्यूमिनियम शेयर। सप्ताहांत में एल्यूमिनियम्स की कीमत में तेज बढ़ोतरी के कारण एल्यूमिनियम्स विनिर्माताओं के शेयर सोमवार को उछल गए। नेशनल एल्यूमिनियम्स कंपनी के शेयर 8.6% चढ़ गए, जबकि हिंडल्को में 3.8% और वेदांत में 3.2% का इजाफा हुआ। MCX के हाजिर बाजार में एल्यूमिनियम्स की कीमतें सोमवार को 2% चढ़ गई। एल्यूमिनियम्स की कीमतें तब चढ़ गई जब चीन ने कहा कि वो इस जिन्स के लिए कर छूट को रद्द करेगा। धातु कंपनियों के प्रदर्शन की माप करने वाला निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.9% उछला। दिसंबर से लागू कर छूट की वापसी से अल्पावधि में चीन से एल्यूमिनियम्स का आगमन प्रतिबंध होने का आशंका है। इकोनॉमिक्स से संस्थापक जी चोकालिंगम ने कहा, अमेरिकी चुनाव के बाद एल्यूमिनियम्स को छोड़कर सभी जिन्सों की कीमत धराशायी हुई। साथ ही बॉक्साइट की कीमत मजबूत है। नाल्को के पास बॉक्साइट का खासा भंडार है। नाल्को की दूसरी तिमाही के नतीजे ने भी निवेशकों को उत्साहित किया। एल्यूमिनियम शेयरों के आउटलुक के बारे में पूछे जाने पर चोकालिंगम ने कहा कि निवेशकों को तेजी से कदम बढ़ाना चाहिए। अदानी के खिलाफ हिंडनबर्ग रिपोर्ट में शामिल FPI ने सेबी संग मामला निपटाया। अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में शामिल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड ने FPI नियमों के कथित उल्लंघन के मामले में 64.35 लाख रुपये में बाजार नियामक सेबी संग मामला निपटाया है। निपटन नियम के तहत फंड ने बाजार नियामक के साथ मामले का निपटन आरोप को स्वीकार या अस्वीकार किए बिना किया। इस फंड का नाम अदानी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में आया था। आरोप कीमती को बढ़ाने में इसकी भूमिका को लेकर था। बिजनेस स्टैंडर्ड स्वतंत्र रूप से इसका अध्ययन नहीं कर पाया कि यह निपटाया हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों से संबंधित था या उससे संबंधित कोई और जांच के मामले में ऐसा हुआ। सेबी के आदेश के मुताबिक FPI नियमन और इंटरमीडिएटरी रेगुलेशन के कथित उल्लंघन वाले कई मामलों पाए गए थे। बाजार नियामक ने फरवरी में इस पर फंड को कारण बताए हुए नोटिस भेजा था। उच्चाधिकार प्राप्त सेबी के सलाहकार समिति ने निपटन की शर्तों पर विचार किया और निपटन की रकम की सिफारिश की, जिसे पूर्वकालिक सदस्यों की समिति ने बाद में मंजूरी दी।
जिंका लॉजिस्टिक्स के आईपीओ को मिले 1.86 गुना आवेदन। ट्रक परिचालकों के लिए डिजिटल मंच जिंका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड के आंतरिक सार्वजनिक निर्गम आईपीओ को सोमवार को बोली में अंतिम दिन 1.86 गुना आवेदन मिले। एनएसई के आंकड़ों के अनुसार शेयर बिक्री में 4,19,40,018 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई, जबकि बिक्री के लिए 2,25,67,270 शेयर की पेशकश की गई है। पात्र संस्थागत खरीदारी के हिस्से के 2.76 गुना बोली मिली, जबकि खुदरा परिव्यक्त निवेशकों की श्रेणी की 1.65 गुना आवेदन मिले। गैर संस्थागत निवेशकों की श्रेणी में 24% आवेदन हासिल है, जिनका लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस लिमिटेड ने मंगलवार को एंकर निवेशकों से 501 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए हैं। ब्रोकरेज फर्म का नजरिया सकारात्मक। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम। एनटीपीसी की इकाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बहुतायत प्रतीक्षित आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ को लेकर ब्रोकरेज फर्म उत्साहित है। यह निर्गम 19 नवंबर मंगलवार को खुल रहा है। बाजार विश्लेषक मोटे तौर पर सार्वजनिक पेशकश में आवेदन की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि लंबी अवधि में इसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। एंकर निवेशकों के लिए बोली आज निर्धारित है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ की 10,000 करोड़ रुपये की पेशकश एक बुक बिल्ड इशू है। इसमें 92,59,25,926 नए शेयर जारी होंगे। आईपीओ के मूल्य दायरा 102-108 रुपये प्रति शेयर है। इसमें लॉट साइज 138 शेयरों का है। खुदरा निवेशकों को 138 शेयरों के एक लॉट के लिए बोली लगाने के लिए न्यूनतम 14,904 रुपये की ज़रूरत होगी। आईपीओ के लिए बोली मंगलवार को खुलेगी और शुक्रवार 22 नवंबर को बंद होगी। 25 नवंबर को आवंटन के अंतिम रूप दिया जाएगा और शेयर 26 नवंबर मंगलवार को डीमैट खातों में क्रेडिट किए जाएंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का शेयर बुधवार 27 नवंबर को एनएसई और बीएसई पर सूचीबद्ध होने की संभावना है। विवरणिका के मसौदे यानी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स के अनुसार एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ से प्राप्त रकम का इस्तेमाल अपना पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश करने, कुछ उधारी चुकाने या समय पूर्व भुगतान करने और कंपनी के सामान्य कामकाज में करने की योजना बना रही है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का प्रीमियम ग्रे मार्केट में सोमवार गिर गया। ये शेयर आईपीओ मूल्य के ऊपर स्तर से 1 रुपये की प्रीमियम पर मिल रहा है, जो 0.93% का जीएमपी बताता है। ग्रे मार्केट गतिविधि पर नज़र रखने वाले सूत्रों के अनुसार 14 नवंबर 2024 को जीएमपी 3 रुपये था। ज़्यादातर ब्रोकरेज फर्म अपने की संभावना को लेकर सकारात्मक है और आवेदन की सलाह दे रही हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज़ ने इसमें दीर्घकालिक संभावनाओं को देखते हुए आवंटन की सलाह दी है। आवेदन की विश्लेषकों ने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की वित्तीय ताकत, मजबूत क्रेडिट रेटिंग और बड़े पैमाने की परियोजनाओं पर अमल करने की विशेषज्ञता पर रोशनी डाली है। सापेक्षिक रूप से एफपीआई का कम स्वामित्व बाजार को बढ़ावा देता है। बीएस संवाददाता। उभरते बाजारों के लिए कम अनुकूल इस दुनिया में भारत का भरंक बढ़ाने का मामला बनता है, ये कहना है CLSA के प्रबंध निर्देशक और मुख्य इक्विटी रणनीतिकार अलेक्जेंडर रेडमैन ने कहा, भारतीय इक्विटी में एफपीआई का सापेक्षिक रूप से कम स्वामित्व उभरते बाजारों के कक्षी से मुकाबले भारत को बहुत बढ़त प्रदान करता है। यहाँ विदेशी निवेशकों का स्वामित्व 17.5% है, जबकि उभरते बाजार वाले कुछ समकक्ष देशों में विदेशी स्वामित्व 58% तक है। रेडमैन ने कहा, यह वास्तव है कि चारों ओर एक तरह की खाई खींचता है। ब्राज़ील में 58% विदेशी स्वामित्व पर विचार करें तो स्थानीय निवेशक शुद्ध विदेशी बिकवाली भी की भरपाई नहीं कर सकते। भारत ऐसा कर सकता है और सितंबर के आखिर से अब तक निवेशकों की तरफ से हुई शुद्ध आधार पर हुई 14 अरब की निकासी की भरपाई के लिए SIP और म्यूचुअल फंडों की अन्य योजनाओं के जरिए ज़्यादा निवेश आया है। रेडमैन ने कहा, हम भारत में इक्विटी बाजार की रफ्तार और देशी म्यूचुअल फंडों में आए निवेश के बीच ऐसी बेहतर स्थिति नहीं पा सकते। उन्होंने कहा, सितंबर में
कि आखिर से अब तक शुद्ध विदेशी बिकवाली अनुपयोगी रही और स्पष्ट रूप से देश विशेष निवेशक आखिरकार इसके समाप्ति देखना चाहतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि निवेशकों को भारत में ऊर्जा कीमतों को लेकर संवेदनशीलता का भी ध्यान रखना चाहिए। रेडमैन ने कहा, भारत की ऊर्जा ज़रूरतों को से ज़्यादा हिस्सा आयात होता है। चालू खाते में मुद्रा पर इसका असर पड़ता है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरत देशों में पूरा नहीं कर सकता। अब इसे कुछ कम किया जा सकता है क्योंकि भारत अपने तेल आयात का 40% हिस्सा रूप से हासिल कर रहा है। कंपनियों की आय पर रेडमैन ने कहा कि भारत ऐसा बाजार है जहां सकल घरेलू उत्पाद प्रति शेयर आय में परिवर्तित होता है। उन्होंने कहा, उभरते बाजारों में पोर्टफोलियो मैनेजरों का सबसे कठिन काम उभरते बाजार के जीडीपी को ईपीएस में तब्दील करना है। इसके वजह अर्थव्यवस्था व इक्विटी बाजारों का सेक्टरल बेमेल होता है। भारत की स्थिति बेहतर है। इसे में निष्कर्ष ये है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि भारत में ईपीएस किधर जा रहा है तो आपको विश्लेषक से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको अर्थशास्त्री से ये पूछना चाहिए। भारत के ऊंचे मूल्यांकन पर रेडमैन ने कहा, हालिया गिरावट के बाद भी भारतीय बाजार हालांकि महंगे हैं लेकिन मूल्यांकन प्रीमियम नीचे आया है। कृषि बिना जीवन असंभव। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र के लेख देश की अर्थव्यवस्था के उत्पादन में कृषि की घटती हिस्सेदारी आंकड़े के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की प्रतिशतता पर सार्थक चर्चा करता है। निस्संदेह सकल घरेलू उत्पाद में देश की आय में औद्योगिक उत्पादन, सेवा क्षेत्र, राजस्व संग्रहण, निर्यात एवं अन्य आय के स्रोतों के बढ़त हुए कृषि उत्पादन की सापेक्ष प्रतिशतता कम होता निश्चित है। जहां स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 1947 में देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सेदारी 54% थी, जो वर्ष 2000 में 22.3% रह गई, 2014 में 13.9% थी और वर्तमान में 18.2% है। ये स्पष्ट है कि 1947 में देश केवल कृषि प्रधान ही नहीं था बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ था। राजस्व संग्रह नाम मात्र था और निर्यात व सेवा क्षेत्र का अस्तित्व भी नहीं था। यही चीन में सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2000 में कृषि की हिस्सेदारी 39% थी, जो वर्तमान में 7% है। औद्योगिक उत्पादन में वर्तमान में औद्योगिक उत्पादन की हिस्सेदारी लगभग 24% है। वास्तविकता यह है कि कृषि, उद्योग, व्यापार, राजस्व संग्रह, निर्यात, अन्य स्रोतों से देश के सकल घरेलू उत्पाद में एक दूसरे से जुड़े हैं, निर्भर है और एक दूसरे के लिए मल्टीप्लायर फैक्टर है। इन सब को अकेले प्राथमिकता में नहीं देखा जा सकता। आवश्यकता इस बात है कि देश के प्रत्येक राज्य के कृषि का स्वरूप अलग है। पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है और वहीं की जलवायु, मिट्टी, कृषि चक्र और वहां की परंपरागत कृषि को परिवर्तित करने की सुविधा नहीं देती। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों का निश्चित दायित्व है कि कृषि विकास के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। कृषि के बिना जीवन संभव नहीं है और कृषि भारत ही नहीं किसी भी देश के लिए जीवनदायी है। टाटा पावर 4 से 6, 407, 410, 357, 397, 404 पर बंद हुआ। 495, 297, 1,29,330 करोड़ रुपया। 52 सप्ताह का उच्चतम और निम्नतम। BS20, JSW HOLD 20,286, इंडोटेक 2,731, SAB 1,633, वोडाफोन आइडिया 7.2, ओला इलेक्ट्रिक 68.1 निचले, टाटा टेक्नो 939, नेस्ले इंडिया 2170, टाटा एलेक्सी 6285 निचले, HUL ओपन 2403, हाई 2425, लो 2375, क्लोज 24230। PE रेशियो 56, टाटा पावर PE रेशियो 34।
महाराष्ट्र व झारखंड में प्रचार थमा मतदान काल। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सोमवार को थम गया। दोनों जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। महाराष्ट्र की सभी 228 विधानसभा सीटों पर एक ही दिन में मतदान होगा, जबकि झारखंड में वोटिंग का ये दूसरा चरण है। विभिन्न राज्यों से में होने वाले उपचुनाव के लिए भी बुधवार को वोट डाले जाएंगे। सोमवार को प्रचार खत्म हो गया। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। चुनाव अभियान के दौरान नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्रियों समेत प्रमुख नेताओं ने प्रचार किया। 5000 आधा सैनिक कर्मी जाएंगे मणिपुर। मणिपुर में शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार सक्रिय हो गई है। हालात को संभालने में राज्य सरकार की मदद करने की आधा सैनिक बलों को 5000 कर्मी भेजे जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन मणिपुर में बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें शांति स्थापित करने की सख्त निर्देश दिए। राज्य सरकार ने हिंसा प्रभावित 7 जिलों में अगले ही दिन 1 तक इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया था। विपक्ष दल कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर मणिपुर में शांति बहाल करने में नाकाम रहने का आरोप लगाया और इसके लिए गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की। पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी राज्यों का दौरा कर हालात का सामान्य करने के लिए कदम उठाने का अनुरोध किया। कांग्रेस के प्रचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को सबसे पहले मणिपुर के सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात करनी चाहिए और उन्हें 25 नवंबर में शुरू होने वाली शीतकालीन सत्र के पहले राष्ट्रीय स्तर पर भी सर्वदलीय बैठक बुलाकर मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल, पूर्व और पश्चिम, बिष्णुपुर, थाउबल और काकचिंग जैसे जिलों में 16 नवंबर को अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। धुंध के कारण 370 विमानों का संचालन प्रभावित। घने कोहरे और वायु प्रदूषण के कारण सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर दोपहर 2 बजे तक के और आने वाले 370 से अधिक उड़ान प्रभावित हुई। फ्लाइट रडार 24 के आंकड़े के अनुसार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लगभग 110 उड़ानों देर से आई, जबकि 269 से अधिक विमानों का उड़ान भरने में देर हुई। दिल्ली में प्रदूषण से सांस लेना हुआ दूभर। राजस्थान और दिल्ली में पिछले 5 साल में इस बार पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई, जबकि इसके उलट पंजाब और हरियाणा में प्रशासन की सख्ती का कुछ असर दिखा है। प्रदूषण से धन उत्पादन करने वाले इन दोनों ही राज्यों में 2020 के बाद सबसे कम पराली जलाई गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के मुताबिक धान उत्पादन करने वाले प्रमुख 6 राज्यों में इस साल 15 सितंबर से 17 नवंबर के बीच खेतों में पराली जलाने को कुल 25,108 घटनाएं सामने आई। इनमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 10,743, पंजाब में 8,404, हरियाणा में 1,082, उत्तर प्रदेश में 2,807, दिल्ली में 12 और राजस्थान में 2,060 जगह धान की पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली में उत्तरी और उत्तरी पश्चिम जिलों में पराली जलाने के सबसे अधिक मामले देखी हैं। राजस्थान में पराली जलाकरण वायु को प्रदूषित करने में सबसे अधिक योगदान बारां, बूंदी, चिनौतीगढ़, श्रीनगर, गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा और सवाई माधोपुर का रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 494 रहा। यह प्रदूषण की कई दिन से ऐसी भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। रविवार को शहर में AQI 441 पर था। दिल्ली की कई हिस्सों में ये 450 से ऊपर भी दर्ज किया गया है। इसलिए एजेंसियों ने कहा प्रदूषण ने काबू करने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रेप के चौथे चरण की संपादियाँ लागू कर दी थी। ये पाबंदियाँ तभी लागू की जाती है जब AQI 450 से या उससे ऊपर जाता है। अदालत की फटकार। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, समय रहते क्यों नहीं उठाए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कदम। मुख्यमंत्री आतिशी ने हालात को चिकित्सीय आपातकाल बताया, राज्यों से मिलकर एहतियाती कदम उठाने को कहा। सिगरेट से प्रदूषण की तुलना। स्थान वसुंधरा, AQI 1176 सिगरेट के बराबर 140.8, मुंडका 894 AQI सिगरेट के बराबर 26.4, पड़पगंज 918 सिगरेट के बराबर 20.1, द्वारका 739 AQI सिगरेट के बराबर 24, PM 2.5 व PM 10 के साथ अन्य कारक जिम्मेदार। पराली जलाने की घटनाएं।
राजस्थान 2020 1358, 2021 865, 2022 1126, 2023 1522, 2024 2060। पराली जलाने का घटना 2020 दिल्ली 9, 2021 4, 2022 9, 2023 5, 2024 12। उत्तर प्रदेश 2943, 2000 साल, 2021 2763, 2022 1555, 2023 2281, 2024 2807। मध्य प्रदेश 12479, 2020 और 2024 10,743। पंजाब 2020 80,346, 2024 8,404। हरियाणा 2020 3,710, 2024 1,082। राजस्थान और दिल्ली में पिछले 5 साल में इस बार पराली जलाने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई है। इसमें सबसे अधिक घटनाएं उलट पंजाब और हरियाणा प्रशासन की सख्ती का कुछ असर दिखा है। 6 क्षेत्रों में महायुति और अघाड़ी के बीच सीधी टक्कर। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीट के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 नवंबर को मत की गिनती की जाएगी। अगर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों का गठबंधन इस साल हुए लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के आधार पर ही अपनी रणनीति बनाना है तो सत्तारूढ़ महायुति से गठबंधन कोंकण के अलावा अन्य इलाकों में पीठ बढ़ाना चाहेगा। यही विपक्षी दलों का गठबंधन महाविकास अघाड़ी मुंबई, उत्तरी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ में अपनी पैठ मजबूत करने पर ध्यान देगा और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले अन्य 2 क्षेत्रों में भी पकड़ मजबूत करना चाहेगा। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होना है और इसके 3 दिन बाद यानी 23 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। अर्थव्यवस्था और आबादी के लिहाज से राज्य में 20% हिस्सेदारी रखने वाली पश्चिम महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की थोड़ी बहुत बढ़त मिली है। ये वही क्षेत्र है जहां सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं। प्रदेश की कुल 288 विधानसभा सीट में से यहाँ 70 सीट है। इस साल जून में हुए लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने इस इलाके की 10 लोकसभा सीट में से 5 पर जीत दर्ज की है, जबकि महायुति को 4 सीटें मिली। 1 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार विशाल पटेल ने जीत दर्ज की, जिन्होंने बाद में कांग्रेस को समर्थन दिया। जहां तक जीत का सवाल है वहां वही क्षेत्र है जहां दोनों गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ता असंतुलन। संवैधानिक नियामकीय प्राधिकारों द्वारा विधायी शक्ति का इस्तेमाल संघवाद को सीमित करता है और इससे में सुधार करने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान राज्य के काम को 4 हिस्से में विभाजित करता है। क केंद्रीय सूची, ख राज्य सूची, क समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य की साझा जिम्मेदारी है और घ 11वीं और 12वीं अनुसूची जो ग्राम और शहर स्तर की सरकारी की भूमिका की परिभाषित करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि केंद्रीय सूची के मामले पूरी तरह केंद्र सरकार और लोकसभा की निगरानी में आती है। एक पल के लिए सोचें तो पता चलेगा कि ये सही नहीं है। संविधान में द्विसदनीय विधायिका की कल्पना की गई है। लोकसभा के अलावा राज्यसभा भी है। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि होते हैं जिन्हें राज्य के विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा अनुपातिक प्रतिनिधित्व के जरिए सभी राज्यों की विधानसभाओं के जरिए किया जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत सरकारी एजेंसियों की दमनकारी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए संसद की अनुमति जरूरी है। दंड विधेयक के अलावा सभी कानूनों को लोकसभा जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनी जाती है और राज्यसभा जो राज्यों के राजनीतिक दलों का नजरिया पेश करती है कि मंजूरी आवश्यक है। इस दृष्टि से देखें तो केंद्र राज्यों के कामकाज से अलग नहीं रह सकता। सभी राज्यों की विधानसभा का निर्वाचन ढांचा भी संसदीय कानूनों को आकार देने में मददगार साबित होता है। संविधान सभा की बहसों में देश के संघवाद पर बहुत गहरी चर्चा की गई थी। यही वजह है कि इसमें तरह तरह के संतुलन शामिल किए गए ताकि शक्ति के केंद्रीकरण से होने वाली ज्यादतियों से बचा जा सके। केंद्रीय स्तरीय नियामकों ने इसे बदल दिया। इस व्यवस्था में हमने संवैधानिक नियामकीय प्राधिकरण SRO का उभार देखा। आज देश में केंद्रीय स्तर पर 20 से अधिक SRA में हैं। इनमें से प्रत्येक को कानून
ने अपने क्षेत्र विशेष में कानून बनाने और उसका प्रवर्तन करने का अधिकार दिया है, जिन्हें नियमन कहा जाता है। उदाहरण के लिए देश में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी के 50 से अधिक परिचालन नियम है। वे कोई अहम मुद्दों को कवर करते हैं। इसमें सूचीबद्धता के दायित्व और प्रकटीकरण की ज़रूरत है, पोर्टफोलियो प्रबंधकों का नियमन, डिपॉजिटरीज, एक्सचेंज आदि सभी शामिल है। सेबी की अनुपस्थिति में ऐसे विषयों का संचालन एक समर्पित संसदीय कानून से होगा। इतना ही नहीं, इन नियमों में आए दिन संशोधन भी होता है। उदाहरण के लिए अगर सेबी के पोर्टफोलियो प्रबंधक से जुड़ी नियमों को मिलाएं तो 2020 में जारी हुए थे और बीते 3 वर्षों में उनसे 4 बार संशोधन किया गया है। बिना सेबी के ऐसे संशोधन करने के लिए संसदीय मंजूरी की आवश्यकता होती। संसदीय विधान निर्माण एक श्रम माध्य काम है जिसके बारे में पूरी तरह अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। प्रतिभूति बाजार जैसे क्षेत्रों में बाजार के हालात के मुताबिक विशेषज्ञता और तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। ऐसे में संसद ने सेबी अधिनियम बनाया और इसने सेबी के अधिकारियों को ये शक्ति दी है कि वे कानून बना सके। अधिकांश अन्य SAR के लिए भी यही सच है। नियामकीय कागजात में इस बात को चिन्हित किया जाता है कि SAR के डिज़ाइन में स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र को अभाव नज़र आता है। ये बात इस तथ्य में उत्पन्न होती है कि SAR इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जो अन्यथा लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई विधायिका करती। विकसित देशों में ऐसे न्यायिक निर्णय गहन जांच के अधीन होते जा रहे हैं। अमेरिका के कुछ विनियामक क्षेत्रों की बात करें तो वहां इसके चलते SARA की नियामकीय शक्तियां वापस भी ली गई हैं। समाधान प्रश्न यह है कि क्या करने की आवश्यकता है। विचारकों को इस विषय पर बहस करने की आवश्यकता है कि कैसे विविध रास्तों का इस्तेमाल करके इस समस्या को बेहतर बनाया जा सकता है। इससे शामिल है क्या राज्य प्रशासन द्वारा नियमन निर्माण के लिए अधिक विस्तारवादी शक्तियाँ देना, ख संसद की स्थायी समिति के काम में सुधार और राज्यसभा के अधीनस्थ विधानों पर निगरानी का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। उदाहरण के लिए अमेरिका में मौद्रिक नीति समिति के समकक्ष जिसमें क्षेत्रीय सदस्य होते हैं जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को अपने ज्ञान के मतदान में शामिल करते हैं। लेखक ICPP में मानद सीनियर फेलो और पूर्व अफसर शाह है। बिजनेस स्टैंडर्ड